Hello students, welcome to BBBN online classes. And in last class we have discussed about the atomic mass. And हमने क्या बात करी थी वहाँ पर कि atomic mass कैसे calculate करते हैं हम. Atomic mass is equal to total mass of proton plus total mass of neutron. ठीक है, जितने भी एटम में प्रोटॉन होते हैं उसका टोटल मास और जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं एटम में उसके टोटल मास का सम जो होगा वो एटॉमिक मास होता है. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमें बात करनी है मॉलिक्यूल्स की. तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एटम्स विच आर प्रेजेंट बाय या which are held together by a specific kind of chemical bond. तो molecules क्या होते हैं. These are formed by atoms in which held together by a specific kind of a chemical bond. अब देखिए इसका मतलब क्या है. आप सभी को पता है मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं. जैसे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं. दिस इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. और क्या बन जाता है H2 मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन क्या करता है, दो डबल बॉन्ड बना लेता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ में और क्या बन जाता है O2 मॉलिक्यूल. CH4 में क्या होता है, चार हाइड्रोजन कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और क्या बन जाता है CH4. तो यहाँ पर इन तीनों मॉलिक्यूल्स में क्या हुई है, शेयरिंग. क्या हुई है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या हुई है यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो कैसे बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं. कैसे बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो इन तीनों मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी जाती है. फिर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की. किसकी बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की. तो आपको पता है यहाँ पे सोडियम +1 होता है, क्लोरीन जो क्लोराइड होता है वो -1 होता है. सेम यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम 2+ होता है, ऑक्सीजन -2 होता है या 2- होता है. सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 होता है और 3 क्लोराइड माइनस होते हैं. ओके, तो यहाँ देखिए कैटायन और एनायन मिलके जब बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग. क्या बोलते हैं हम इनको, आयनिक बॉन्ड्स. ठीक है. और यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मींस यहाँ से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, यहाँ से मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है. यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देते हैं, 3 क्लोराइड्स को. ठीक है. तो यहाँ पर जो किस तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, आयनिक बॉन्डिंग. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दीज आर फॉर्म्ड बाय एटम्स. ये एटम्स से मिलकर बने होते हैं और एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड. तो देखिए इन मॉलिक्यूल्स में कैसे बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है. इन मॉलिक्यूल्स में कैसे बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड्स हैं. तो इस तरीके से कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स जब बनते हैं तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो ये तो बात करी हमने मॉलिक्यूल्स की. अब जिस तरीके से हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करे थे, ओके, वैसे ही हमें क्या करना होता है जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, हमें मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास की हेल्प लेनी होती है. तो देखिए मॉलिक्यूल का मास जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. एटम के मास को जैसे हमने एटॉमिक मास बोला था, लाइकवाइज मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल H2, मास ऑफ H2, मास ऑफ H2. अब देखिए यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है ना. तो H2 का जब मास हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे 2 क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स है. क्या है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन के एटम्स. तो आपको पता है हाइड्रोजन का 1 एटम कितने मास का होता है, 1 म्यू का. तो दूसरा एटम
1 म्यू का। तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, भाई एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, दूसरे हाइड्रोजन का मास होता है 1 म्यू, दोनों का यूनिट होती है म्यू। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इनका टोटल, तो ये क्या बन जाता है H2। इसी तरीके से दोनों के मास को कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 म्यू। ओके, 1 + 1 2। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, H2 मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 2 म्यू। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस करके, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कितने हैं टोटल हाइड्रोजन, कितने हैं 2, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो टोटल कितना हो गया 2 × 1 = 2 म्यू। ओके, सेम ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन का मास निकालते O2 मॉलिक्यूल का, ओके, तो आपको पता है, देखिए अभी हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था कि 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16, दूसरे ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16, तो O2 का मास कितना हो जाएगा 32 म्यू। ओके, तो यहाँ पर निकालते हैं हम O2 को, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, और ज्यादा इजी मेथड क्या हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो टोटल कितना हो गया O2 का मास 32 म्यू। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास। अब हम देखिए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन सीख सकें। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं CH4, अब की बार मैंने क्या लिया मीथेन, मीथेन का हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर देखिए एक तो है कार्बन, क्या है कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कितना होता है 12। अब कई बच्चे क्या करते हैं जिनको एटॉमिक नंबर लर्न नहीं होंगे, जिनको जो मैंने टेबल बताई हुई है 10th में 9th क्लास में, अगर वो टेबल आपको लर्न नहीं होगी तो आपको ये सीखने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, तो इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे तो हम कार्बन के एटम का मास कितना हो जाएगा 6 + 6 12। ओके, तो इस तरीके से एटॉमिक मास निकलेगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया, एक ही कार्बन है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 इंटू, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 1, देन कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 12 + 4 = 16 म्यू। ठीक है, तो CH4 का मास कितना हो गया 16 म्यू। इसी तरीके से हम NH3 का मास कैलकुलेट करते हैं, अमोनिया का। ठीक है, आप कर सकते हो। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो टोटल कितने हो गए 17 म्यू। तो अमोनिया जो मॉलिक्यूल है उसका टोटल मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 17 म्यू। अब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास होता है 12, अब कार्बन एक ही है, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, तो टोटल कितना हो गया 28 म्यू। ठीक है, 6 × 2 8 एंड दिस 2 28 म्यू। इसी तरीके से हम CO2 का कैलकुलेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 2 × 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितने हो गए 12 + 16 × 2 = 32 = 44 म्यू। 12 + 32 = 44 म्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं एट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए, और एक हम ले लेते हैं इथेनॉल। क्या ले लेते हैं हम इथेनॉल। ओके, तो देखिए इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 2 and 1 6 × 1, टोटल कितने 6, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 × 1, प्लस ऑक्सीजन कितनी है एक ही है, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो जाएगा 24 + 6 + 16, 24 and 6 कितने हो गए 30, 40 and 46। तो ये हो गया इथेनॉल के लिए मॉलिक्यूलर मास।
यानी इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल का मास। ओके, सेम अगर हम ग्लूकोज का निकालते हैं, ये मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन, कार्बन कितने 6, एक कार्बन का होता है 12, ओके 6 और एक कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 180 म्यू। क्या आ जाएगा 180 म्यू, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास होगा 180 म्यू। सेम ऐसे ही हम एसिटिक एसिड का कैलकुलेट कर लेते हैं। किसका कर लेंगे, एसिटिक एसिड का, CH3COOH। तो देखिए 2 कार्बन है तो 2 × 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16। टोटल जब हम इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 म्यू। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 60 म्यू। इस तरीके से हम कोई भी मॉलिक्यूल जब हमारे पास होगा तो हम उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी में एक कॉन्सेप्ट या एक जो मेथड है वो और आता है मास निकालने का, और वो आता है एटॉमिक मास, एवरेज मास। क्या आता है वर्ड एवरेज मास या एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास में क्या होता है, जब भी हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो हमें एक वर्ड पता होना चाहिए एंड दैट इज आइसोटोप। क्या नाम पता होना चाहिए, आइसोटोप। और आप सभी को पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स में क्या होते हैं, दीज आर द एटम्स, दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। क्या होते हैं ये, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं which have different atomic mass, different atomic mass but same atomic number, but same atomic number। ये ध्यान रखिएगा, जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, और उनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है मैंने, सेम एटॉमिक नंबर। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे एक ही एलिमेंट के एटम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होने ही है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटोप्स पढ़े, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। ये 3 आइसोटोप्स हमने किसके पढ़े हैं, हाइड्रोजन के। और इन तीनों के में ही, ये तीनों के तीनों ही हाइड्रोजन के एटम होते हैं। तो आपको पता ही इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटियम को इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है, और ड्यूटेरियम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 2 है। और ट्रिटियम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर तो 1 है बट इसका एटॉमिक मास कितना है 3, ठीक है। तो और हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको H से डिक्टेट करते हैं, इसको हम D से डिक्टेट करते हैं, यानी इसका सिंबल D भी लिखा जाता है और इसका सिंबल T भी लिखा जाता है। बट ये सारे के सारे तीनों के तीनों ही जो एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन के ही होते हैं। सेम ऐसे ही क्लोरीन की हम बात करते हैं, तो क्लोरीन में भी 2 तरीके के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सभी को पता है, और दूसरा इसका भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 17 ही होगा, बट एक तरीके के जो एटम्स होते हैं उनका मास होता है 35 और दूसरे का कितना होता है 37, ठीक है। तो क्लोरीन के जो 2 एटम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 35 एंड 37 मास वाले, ओके। लेकिन इनकी जो अबंडेंस होती है या इनकी जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है इसका 3:1। मींस अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये तो होंगे 75, यानी इस तरीके के जो एटम्स होंगे 100 एटम्स हैं तो इस तरीके
एटम्स तो होंगे 75 100 में से, और इस तरीके के एटम्स होंगे 25। क्लियर? रेशियो का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो आपको पता है कि जब इस तरीके की कंडीशन होती है, जब हम किसी भी आइसोटोप की जो संख्या होती है वो कैसे होती है, काउंटेबल होती है, मींस हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, नेग्लिजिबल नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं, दोनों ही एटम्स के एटॉमिक मास को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनका एवरेज एटॉमिक मास। और आप सभी को पता ना एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल मास of these kind of atoms plus total mass of these kind of atoms upon total number of atoms। एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। तो देखिए हमें पता है कि अगर 4 मोल एटम्स लेते हैं, हम क्या लेते हैं, हम 4 एटम्स, 4 एटम्स लेते हैं तो 3 तो होते हैं ऐसे 4 में से, और 1 होते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए वो कैसे हो जाएगा, 35 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 37। समझ आया? 35, 3 एटम्स ऐसे है ना 35 एटॉमिक मास वाले, तो 3 इंटू 35 एंड 1 इंटू 37। ओके, टोटल कितने लिए अपन ने, 3 प्लस 1 4। ओके, तो इस तरीके से एवरेज निकलेगा, और एवरेज कितना आ जाएगा, 35.5 म्यू के इक्वल। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होता है, 35.5 म्यू। तो एटॉमिक मास हम कब निकालते हैं, जब एवरेज एटॉमिक मास हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास में आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक अच्छी अबंडेंस में होते हैं या अच्छी परसेंटेज में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 2-4 एग्जांपल लेंगे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के।